अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। फिर तुम भाग क्यों गए थे? मैंने पूछा। कत्ल तुमने नहीं किया था तो वहीं खड़े रहते और कहते कि तुम कातिल नहीं हो। जनाब, आप थाने में बैठकर बात कर रहे हैं और मैं गांव की बात कर रहा हूँ, उसने कहा। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते तो पहले तो मेरी हड्डी पसली एक करते, फिर मुझे सारे गांव में जलील करते, और अगर मैं मर जाता तो इन जमींदारों को पूछने वाला कोई नहीं। आपका छोटे थानेदार नादिर खान मखदूम अली के घर का नमक खाता है। इस खानदान के साथ छोटे थानेदार का गहरा याराना है। और सूफी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? बदकार आदमी था जी, उसने ऐसे बेखौफ से लहजे में कहा जैसे बदकार आदमी को कत्ल करना नेकी का काम हो। वो तो धोखेबाज था। मखदूम अली उसका मुरीद था, लेकिन अंदर से उनका याराना था और दोनों बदमाशी करते थे। दोनों मेरे दुश्मन बने हुए थे। मैं इनका मोहताज नहीं था, वरना ये मुझे अपनी जूती में रोटी रख कर देते। मैं इसके साथ दोस्ती के लहजे में बातें कर रहा था। ज़रूरी नहीं था कि मैं इसकी हर बात और हर राय को सच मान लेता। हर आदमी के अपने तासुबात होते हैं। मुलजिम की तो नफ्सियात ही कुछ और हो जाती है। वो सच बोलना चाहे तो भी उसकी ज़बान से एक दो झूठ निकल जाते हैं। लेकिन हमीद ने मुझ पर कुछ और ही तासुब पैदा कर दिया था। वो हाल हुलिये लिबास और हर लिहाज से देहाती था, अनपढ़ था। उस वक्त हम जिसे नई रोशनी या नई तहजीब कहा करते थे, उसकी उसे हवा भी नहीं लगी थी। उसका तोहम परस्त और किसी न किसी पीर फकीर का मुरीद होना ज़रूरी था। देहात में बेपीर होना एक गाली समझा जाती थी, यानी इसका कोई पीर नहीं, इसलिए यह काबिल एतबार और काबिल इज़्ज़त नहीं, और इसकी दुनिया भी ख़राब और आक़िबत भी ख़राब है, और यह खुदा का धुतकारा हुआ आदमी है। हमीद ने जब बात शुरू की तो वह देहाती, पंजाबी और गंवारों जैसी इस्तिलाहें बोल रहा था, लेकिन इसकी बातों में दानिश थी। एक पसमानदा मुआशरे में रहकर वो रोशन दिमाग था। इससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इल्म और दौलत से दिमाग ही रोशन नहीं हो सकता। इंसान अपनी अकल इस्तेमाल करे तो वो रूह को भी रोशनी से मुनव्वर कर सकता है। आपने पूछा कि सूफी के साथ मेरी क्या दुश्मनी थी। उसने कहा, क्या मैं आपको सारी बातें सुनाऊं, या सिर्फ ये कि मैंने मखदूम अली और सूफी को किस तरह कत्ल किया है? तुम्हारे दिल में जो आता है सुना दो, मैंने कहा। बात आज शुरू करो और कल ख़त्म करो, मैं तवज्जो से सुनता रहूँगा। उसने सुनाया। 3 साल गुजरे, पहले मेरा बाप मरा और 5 महीनों बाद मेरी माँ मर गई। मेरे दिल में यही एक बात आई थी कि मैं भी मर जाऊं। चचा और मामुओं ने मेरे सर पर हाथ रख लिया, लेकिन माँ और बाप की कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। मेरा दिल उचाट हो गया। रातों को नींद नहीं आती थी, दिन रात रोते हुए गुजरते थे। मैं किसी का मोहताज ना था। उम्र 20-21 साल थी। बाप की अराजी का मैं मालिक था। काम और मेहनत से मैं घबराने वाला आदमी था नहीं। मेरी हांडी चचा के घर होती थी, लेकिन माँ बाप की मौत के गम ने हंसी और खेल कूद से महरूम कर दिया। मेरा बाप इस सूफी का मुरीद था। मुझे भी कभी कभी सलाम के लिए इसके घर ले जाया करता था। मैंने कभी इधर तवज्जो नहीं की थी कि पीरी मुरीदी होती क्या है। लोग सूफी की करामात सुनाया करते थे और मैं सुनकर हैरान हुआ करता था। मैं बेपरवाह सा लड़का हुआ करता था। अब गमों ने मुझे दबा लिया तो मैं किसी काम का ना रहा। मुझे बुजुर्ग कहने लगे कि अपनी ज़मीन को तुम खुद ही संभालोगे और तुम्हारी मंगनी भी हो चुकी है। अगर तुम इसी तरह गम करते रहे तो ज़मीनें वीरान हो जाएंगी और इस लड़की के माँ बाप मंगनी तोड़ देंगे। अपने आप को संभालो वरना तबाह हो जाओगे। मुझे मालूम नहीं था कि अपने आप को किस तरह संभाला जाता है। मैं जिस लड़की के साथ मेरे माँ बाप ने मेरी मंगनी की थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो बहुत खूबसूरत लड़की है। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इसके साथ मेरी मंगनी टूट जाए और वो किसी और की बीवी बने। मैं दिल के सुकून के लिए सूफी के पास चला गया और उसके पाँव पकड़कर बहुत रोया। मैंने उसे अपने दिल का हाल बताया और कहा कि कोई ऐसा तावीज़ दें कि मेरे दिल से माँ बाप का गम मिट जाए। सूफी ने मुझे 2 तावीज़ दिए, एक गले से बांधने के लिए और दूसरा पानी में घोलकर पीने के लिए। सूफी शफ़क़त से बातें करता रहा। उसने मेरा हाथ भी देखा, मेरी आंखों में भी देखा और कहने लगा, तुम नादान बच्चे हो, गैब की बातें तुम नहीं समझ सकते।
मैं जो बताता हूँ इस पर अमल करो, वरना सारी उम्र पछताओगे। मैंने कहा कि मुझे फौरन बताएं। उसने कहा, अगर तुम्हारी शादी इस लड़की के साथ हो गई तो तुम दोनों को सख्त नुकसान पहुंचेगा। मैं भी बता नहीं सकता कि ये नुकसान कैसा होगा। तुम दोनों के सितारे आपस में नहीं मिलते, बल्कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये मंगनी फौरन तोड़ दो, उसके माँ बाप को जवाब दे दो। मैंने सूफी से कहा कि मैं इसकी नसीहत पर अमल करूँगा, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मैं इस लड़की से अलग नहीं रह सकता था। इसके बाद मैं 3 बार सूफी के घर गया और उसे बताया कि उसकी तावीज़ों का मुझ पर ज़रा सा भी असर नहीं हुआ। उसने फिर भी कहा कि इस लड़की से मंगनी तोड़ दो। वो कहता था, तुम्हारा नुकसान शुरू हो चुका है, ये सिर्फ मंगनी का असर है। अगर तुमने उसके साथ शादी कर ली तो हो सकता है तुम्हारी टांगें या बाजू या आंखें ज़ाया हो जाएं। इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं कुछ डरने लगा। मेरे दिल में आ गई थी कि मंगनी तोड़ दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। एक रोज़ मैं 5-6 कोस दूर के एक गांव से अपने गांव को वापस आ रहा था। रास्ते में एक आदमी एक दरख्त के नीचे बैठा देखा। वो भी मेरी तरह पैदल सफ़र में था, लेकिन वो मेरी तरह देहाती नहीं था। शायद इसी शहर का रहने वाला था। उसने बड़े साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, सर पे बालों वाली टोपी थी, उसकी दाढ़ी छोटी छोटी तराशी हुई थी। मैं भी ज़रा दम लेने के लिए उसके पास बैठ गया। उसने मेरे साथ इस तरह सलाम दुआ की जैसे मुझे जानता हो। मैं तो उसका नौकर या मज़ारे लगता था। वो इल्म वाला था। मैंने उसे अपने दिल का हाल सुनाया, अपना गम और अपनी परेशानी उसे बताई। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरे गांव में एक सूफ़ी है जिसने मुझे तावीज़ दिए हैं, लेकिन 1.5-2 महीने गुजर गए, मेरी हालत ठीक नहीं हुई। उसने मुझसे पूछा, तुम खुदा से क्यों नहीं मांगते? ज़िंदगी खुदा देता है और खुदा ही ज़िंदगी वापस लेता है। गम भी खुदा देता है और खुशी भी खुदा देता है। तुमने देख लिया है कि ये सूफ़ी तुम्हें 1 मिनट की भी खुशी नहीं दे सका। तुम नमाज़ पढ़ो, खुदा के साथ खुद बात करो। इंसानों से तुम्हें कुछ हासिल होगा तो वो दुख, तकलीफ़ और धोखे के सिवा कुछ नहीं होगा। उसने ऐसी बातें की जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये तो मैंने देख लिया था कि सूफ़ी के तावीज़ों का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ था। इस पढ़े लिखे शख्स ने जो बातें की, इसका मुझ पर बहुत असर हुआ। मैंने खुदा को कभी याद नहीं किया था। मैंने उसे कहा कि मुझे अपना मुरीद बना लो। उसने कहा, तुम लोगों में यही खराबी है कि तुम पीरी और मुरीदी के सिवा और कुछ सोच ही नहीं सकते। अपने खुदा के और उसके कलाम के मुरीद बनो, अपने मुरीद बन जाओ। तुम्हारे सूफ़ी पीर के हाथ में कोई ताकत नहीं, ताकत तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें ये ताकत खुदा ने दी है। जनाब अली, मैं आपको वो अल्फाज नहीं बता सकता जो उसने कहे थे, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। मैं उसकी सारी बात समझ गया था कि खुदा ने जो ताकत मुझे दी है, इससे किस तरह काम लिया जाता है। इल्म वाले शख्स ने तो मेरी दुनिया ही बदल दी। मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने उसके सामने अपने गले से तावीज़ निकाले और नोच कर परे फेंक दिए। उसके बयान का यह हिस्सा बहुत तवील था। मैं पूरी दिलचस्पी से सुनता रहा और उसकी हौसला अफजाई भी करता रहा। मैंने उसी रोज़ उसकी नसीहतों पर अमल शुरू कर दिया। उसने कहा, मैंने नमाज़ पढ़ी और खुदा के आगे हाथ फैलाकर बहुत रोया और खुदा से दिल का सुकून मांगा। आप यकीन करें कि मेरे दिल को सहारा मिल गया। इसका असर यह हुआ कि मुझे सूफ़ी के नाम से चिढ़ हो गई। इससे आगे उसके बयान को मैं मुख्तसर करके सुनाता हूँ। उसने ऐसा रवैया इख्तियार कर लिया जो देहाती मुआशरे में जुर्म समझा जाता है। सूफ़ी ने उसे 2-3 बार बुलाया तो उसने जाने से इनकार कर दिया। आखिरी बार उसने सूफ़ी को बुला भेजा कि मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और ना मैं तुम्हें पहुँच वाला पीर मानता हूँ और मैं उसी लड़की के साथ शादी करूँगा। उसके बाद उसने दूसरा जुर्म ये किया कि सूफ़ी के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी मुखालफाना बातें सूफ़ी के कानों तक पहुँची और वो उसका दुश्मन हो गया। गांव में अपने पीर के ख़िलाफ़ भला कौन बात सुनता है। गांव के लोग भी उसके ख़िलाफ़ हो गए। सूफ़ी ने उसे धमकी भी भेजी कि वो इसके ख़िलाफ़ बातें करने से बाज आ जाए। गांव के बड़े और बाअसर ज़मींदार मखदूम अली ने भी इसे रोका और धमकी दी। हमीद ने दोनों की धमकियों का मजाक उड़ाया। वो कहा करता था कि मैं अपने खुदा का मुरीद हूँ। उसे किसी का डर नहीं था। वो कमतर ज़ात का नहीं था, उसकी अपनी ज़मीन थी। वो किसी का मोहताज भी नहीं था। वो निडर और खुदसर हो गया। उसके साथ कोई रौब की बात करने की जुर्रत नहीं करता था।
اپنی طاقت اور اپنے رعب کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس نے قریبی گاؤں کے 3-4 بدماشوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ ان میں ایک جرائم پیشہ اور سزا یافتہ تھا۔ اس کے اپنے گاؤں میں اس جیسے 2 بے پیرے موجود تھے، انہیں بھی اس نے دوست بنا لیا۔ ان دوستوں نے حمید کا رعب جمانے کے لیے صوفی اور مخدوم علی تک کچھ دھمکی آمیز باتیں پہنچائیں۔ ان لوگوں کو اپنا رعب جمانے کے لیے ایک موقع مل گیا۔ اونچی ذات کے ایک آدمی نے کمتر ذات کی ایک عورت پر دست درازی کی۔ وہ شریف عورت تھی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے اس آدمی سے گلہ کیا تو اس نے خاوند کو 2-4 تھپڑ مار کر خاموش کرا دیا۔ حمید نے اپنے دوستوں کو بلا لیا۔ انہوں نے دست درازی کرنے والے کو گاؤں کے وسط میں پکڑ کر پہلے لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر اس آدمی کی پٹائی کر دی۔ اس کے خاندان کے مرد لاٹھیاں کلاڑیاں لے کر نکل آئے۔ حمید نے انہیں للکار کر کہا کہ میں گاؤں کی ہر عورت کی عزت کی حفاظت کروں گا۔ اگر تم لوگوں نے مجھے لاٹھیوں کلاڑیوں کی دھونس دکھائی تو تمہاری بیٹیوں کو ہم اسی طرح کھیتوں میں خراب کریں گے۔ غنڈے بدماشوں کا رعب کام کر گیا، لیکن حمید کے خلاف دشمنی جڑ پکڑ گئی۔ اسے مخدوم علی کے خاندان نے غنڈہ بدماش کہنا شروع کر دیا۔ حمید کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے چچے اور ماموں نے اس کی شادی کر دی۔ یہی وہ لڑکی تھی جس سے صوفی اسے منگنی توڑنے کو کہتا تھا۔ لڑکی اسے اسی طرح پسند تھی جس طرح وہ اسے کرتا تھا۔ وہ پیار اور محبت کی ازدواجی زندگی گزارنے لگا، لیکن 8-9 ماہ بعد لڑکی کے رویے میں ناگوار سی تبدیلی آنے لگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی صوفی کی مریدنی تھی اور ہر جمعرات اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ صوفی کے سلام کے لیے جایا کرتی تھی۔ شادی کے بعد بھی اس نے اپنا یہ معمول جاری رکھا۔ حمید اسے روکتا تھا اور وہ حمید کو صوفی کے حق میں قائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ 8-9 مہینے تو پیار محبت میں گزر گئے، پھر ان میں ناچاکی پیدا ہونے لگی۔ لڑکی نے سرد مہری اور بے رخی اختیار کر لی، پھر محبت ختم ہو گئی۔ آخر لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر گئی اور واپس نہ آئی۔ حمید اسے گھر لانے کو نہ گیا۔ چند اور مہینے گزرے تو لڑکی والوں نے طلاق مانگنی شروع کر دی۔ حمید نے جواب دیا کہ خود گئی تھی، خود واپس آ جائے، میں اسے بسانا چاہتا ہوں، طلاق دینے کی کبھی نہیں سوچی تھی۔ مخدوم علی اور صوفی نے بھی اسے کہا کہ وہ لڑکی کو طلاق دے دے۔ حمید نے انہیں بھی ٹکا سا جواب دے دیا۔ 1 سال گزر گیا۔ حمید نے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنے گاؤں کو آ رہا تھا جہاں مخدوم علی کا نوکر قتل ہوا تھا۔ وہاں سے ذرا آگے زمین گہرائی میں ہے اور آگے دیہاتی نالے جیسی ندی ہے۔ حمید اس نالے میں سے گزر کر اوپر آیا، پھر گہرائی والی زمین سے اوپر آیا۔ اس نے دیکھا کہ مخدوم علی کا بیٹا اس سے 25-30 قدم دور کھڑا نیچے دیکھ رہا تھا۔ حمید کو نوکر کی لاش نظر آئی ہے جسے وہ زخمی سمجھا۔ وہ وہیں رک گیا۔ مخدوم علی کے بیٹے نے ادھر دیکھا جدھر حمید کھڑا تھا۔ اس نے کھیتوں کی طرف دیکھا، کھیت ذرا بلندی پر تھے۔ وہ اور اوپر گیا اور شور مچایا کہ بھاگ کر آؤ، اسے پکڑو، یعنی کہ حمید کو پکڑو۔ مخدوم علی کے مظاہرے دوڑے آئے۔ اس کے بیٹے نے حمید کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ دیکھو، حمید اسے قتل کر کے بھاگ گیا ہے۔ وہ سب حمید کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ حمید ڈرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن وہ اتنے زیادہ آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر محسوس ہوا کہ یہاں معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اگر وہ رکا رہا تو پہلے اس کی پٹائی ہوگی، پھر اسے پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی عقل ساتھ چھوڑ گئی اور وہ بھاگ اٹھا۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہ تھا کہ زمین پر جو آدمی زخمی یا مرا پڑا تھا وہ تھا کون۔ وہ شام کے بعد گھر آیا۔ تھوڑی دیر بعد ASI نادر خان 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا اور اسے پکڑ کر تھانے لے آیا۔ تھانے میں اسے کہا کہ زمیندار کے نوکر کے قتل کا اقبال کرو۔ حمید نے کہا کہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ نادر خان نے اسے کہا کہ اقبالی بیان دے دے اور وہ اسے بچا لے گا۔ حمید نے نادر خان کو بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں سے آ رہا تھا تو اس نے مخدوم علی کے بیٹے کو ایک آدمی کی لاش کے پاس کھڑے دیکھا۔ نادر خان نے اس کے بیان کو تسلیم نہ کیا اور اس کی پٹائی شروع کر دی، اسے اذیتیں دیں، اور اس دوران نادر خان نے اسے 2 بار کہا، میں دیکھتا ہوں تم اسے طلاق کس طرح نہیں دو گے۔ حمید سمجھ گیا کہ یہ چکر کیا ہے۔ اس نے نادر خان کو بہت بری سنائی اور کہا کہ میں اگر اپنے باپ کا بیٹا ہوا تو نہ تو طلاق دوں گا، نہ تمہاری مرضی کے مطابق اقبال جرم کروں گا۔ میرے جسم کے ٹکڑے کر دو۔ نادر خان نے اس کے جسم کے ٹکڑے کرنے میں کوئی کسر نہ رہنے دی، لیکن حمید بڑا سخت جان نکلا۔ اتنے میں آ گیا اور اسے بچا لیا۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب آپ کے اس چھوٹے خاندان سے مار نہیں کھاؤں گا، حمید نے مجھے بیان دیتے ہوئے کہا۔
अब मुझे हवालात से निकाल कर दूसरे कमरे में ले जाया जाएगा तो मैं इसे कत्ल कर दूंगा। मैंने सोच लिया था कि कत्ल किस तरह करूंगा, लेकिन आपने मुझे बुला लिया और पास बिठाकर बड़े प्यार से बातें की। मैं आपके प्यार को धोखा समझ रहा था। मार कुटाई नाकाम हो चुकी थी, अब आप मोहब्बत का हथियार इस्तेमाल कर रहे थे। मेरे दिल में एक और इरादा आ गया। मैं 2-3 बार जिस्म सीधा करने के बहाने उठा था और बैठ गया था। मैं आपको धोखा दे रहा था कि भागूंगा नहीं। फिर मैं उठा और भाग गया। अपना इरादा पूरा करने के लिए मैं दौड़ता हुआ अपने गांव पहुंचा। मुझे डर था कि पुलिस मेरे पीछे आ रही होगी। मैं इससे पहले अपना इरादा पूरा करने की कोशिश में था। मैं अपने घर गया और कुल्हाड़ी उठाकर मखदूम अली के मकान तक चला गया। बाहर की दीवार से मैं वाकिफ था। मैं ज़रा सा उछला तो मेरे हाथ दीवार पर चले गए। पाँव दीवार के साथ लगाकर मैं ऊपर गया और दीवार से अंदर को कूदा। माचिस जलाकर मखदूम अली को पहचाना। मैं पहले उसके बेटे को कत्ल करना चाहता था, लेकिन पहले मखदूम अली नजर आ गया। वो गहरी नींद भी सोया हुआ था। मैंने उसके चेहरे और सर पर कुल्हाड़ी के 6 भरपूर वार किए। सहन में उसके करीब 2 औरतें सोई हुई थीं। वो जाग उठीं और उन्होंने चीखना शुरू कर दिया। वहाँ से मैं मखदूम अली के बेटे को कत्ल किए बगैर भाग आया। मैंने उसे भी ख़त्म करना था, लेकिन पकड़े जाने का खतरा था। मेरा दूसरा इरादा सूफी को कत्ल करने का था। इस इरादे की वजह से मैं मखदूम अली के बेटे को कत्ल किए बगैर वहाँ से भाग गया। लोगों के उठने से पहले मैं उस गली से निकल गया और सूफी के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाज़ा खुल गया। मुझे मालूम था कि सूफी कहाँ सोता है। मैंने उस कमरे में जाकर माचिस जलाई और पलंग पर देखा। सूफी तो गहरी नींद सोया हुआ था, पर उसकी बीवी की आंख खुल गई। मैंने माचिस फेंकी और अंधेरे में सूफी के सर पर कुल्हाड़ी के 6 वार गिन कर किए। उसकी बीवी चीखें मारती अंदर को दौड़ी और मैं बाहर निकल आया। बाहर से होता हुआ मैं थाने आ गया। क्या ये सच नहीं कि तुम मकतूल की बीवी से छेड़छाड़ करते रहते थे? मखदूम अली ने तुम्हें अपने घर बुलाकर जूते भी मरवाए थे। उसकी आंखें ठहर गईं और होंठ खुल गए। यह हैरत का तासुर था, घबराहट नहीं थी। ये किसने कहा है? उसने इसी तासुर में पूछा। किसी ने तो कहा है ना, मैंने कहा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ तक सच है। अगर मुझे पहले मालूम होता कि ये झूठ किसने बोला है, तो मैंने जहाँ 2 आदमियों को कत्ल किया था वहाँ एक और का भी किस्सा पाक कर देता, उसने कहा और मेरी रान पर हाथ रखकर बोला। जनाब अली, अपने दिल में लिख लें कि मैं खुदा का मुरीद हूँ। झूठ बोलूँ तो मुझ पर खुदा की लानत हो। मैं अगर औरत का इतना शौकीन होता तो अपनी बीवी के पाँव जाके पड़ जाता कि मेरे साथ चलो, तुम जो कहोगी वही करूँगा। लेकिन जनाब, मैंने इतनी खूबसूरत और जवान लड़की को धुतकार कर परे कर दिया। मकतूल नौकर की बीवी बेशक खूबसूरत है, लेकिन वो बदमाश है और बिकाऊ माल है। मैं उसे खरीद सकता था, छेड़छाड़ की क्या ज़रूरत थी? चलिए, मैंने उसे छेड़ा होगा, मगर ये झूठ है कि मखदूम अली ने मुझे जूते पड़वाए। इसमें इतनी जुर्रत कहाँ थी कि मुझ पर हाथ उठाता? अगर ऐसी बात हुई होती तो वो उसी रोज़ कत्ल हो जाता और मैं खुद थाने में आ जाता। मैंने इतना ही देखा था कि थाने में उसके मज़ारे गवाही देने आए थे। और जनाब अली, आप चाहे बुरा माने या भला, आपका छोटा थानेदार इनसे मिला हुआ है। मैंने हमीद का बयान आगे सुनने से पहले कांस्टेबल से कहा कि मकतूल नौकर की बीवी और दूसरे तमाम इन मज़ारों को साथ ले आए जो मकतूल नौकर के कत्ल में गवाह थे। मैं तो समझा था कि मखदूम अली ने तुम्हें जूते पड़वाए थे, इसलिए तुमने उसे कत्ल किया है। मैंने कहा, अगर ऐसी बात नहीं थी तो तुमने उसे क्यों कत्ल किया है? ये भी सुन लें, उसने जवाब दिया। आप विलायत से तो नहीं आए, हम जैसे ही हैं ना। आपको मालूम होगा कि गांव में कोई बात ज़मीन के नीचे जाकर करें तो वो भी लोगों के घरों तक पहुंच जाती है। इसी तरह मुझे बातें मालूम होती रहीं। मखदूम अली का एक भतीजा जवान है, इसे वो मेरी मंगेतर का रिश्ता दिलाना चाहता था जो उसे नहीं मिल सकता था। मेरी बीवी की माँ उसकी पैदाइश से पहले की सूफी की मुरीदनी है। वो बड़ी खूबसूरत औरत है, अब भी सूफी के पास जाती है, लेकिन उस वक्त जब सूफी किसी से मिलता ही नहीं। गर्मियों की दोपहर के वक्त जाती है या सर्दियों में शाम के बाद। मुझे अचानक याद आ गया कि हमीद ने मुझे बताया था कि जब वो सूफी का मुरीद बना तो सूफी ने उसे कहा था कि मंगनी तोड़ दे, क्योंकि उसकी मंगेतर का सितारा हमीद के सितारे के खिलाफ है। इसके बाद भी सूफी उसे कहता रहा कि मंगनी तोड़ दो। हमीद ने मुझे ये भी बताया था कि मखदूम अली और सूफी की गहरी दोस्ती है। मैं समझ गया कि ये दोनों, बल्कि लड़की की माँ भी,
ये रिश्ता किसी और को देना चाहते थे। तुमने मंगनी न तोड़ी? मैंने हमीद से कहा। जब तुमने अपनी बीवी के माँ बाप से शादी का दिन मुकर करने को कहा था तो वो फौरन मान गए थे। कहाँ फौरन जी, उसने जवाब दिया। वो तो टाल रहे थे। मैं उनके पीछे पड़ा रहा। मेरी सास ने एक रोज़ मुझे कहा कि तुम बहुत बदनाम हो गए हो, इसलिए हम लोग कुछ सोच रहे हैं। वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम थोप रही थी। मेरा ससुर शरीफ आदमी है। मैंने उसे कहा कि मैं शादी का दिन फौरन मुकर्रर करना चाहता हूँ। अगर मंगनी में गड़बड़ की गई तो मैं लड़की को उठाकर ले जाऊँगा, हाँ मैं कत्ल हो जाऊँ। मैं उन आदमियों और 2 औरतों को थाने बुलाऊंगा जो गवाह हैं कि मखदूम अली और सूफी मेरी सास और ससुर को मजबूर कर रहे थे कि मंगनी तोड़ दें। लेकिन आप जानते हैं कि गांव में मंगनी तोड़ने का नतीजा क्या होता है। मेरा ससुर आखिर मर्द है, वो अपनी ज़बान से ना फिरा और उसने शादी का दिन मुकर्रर कर दिया। मैं दुश्मनी की वजह समझ गया। शहरों में रहने वालों और नई रोशनी के लोगों की नज़र में दुश्मनी की ये वजह इतनी संगीन नहीं होगी कि कत्ल तक नौबत पहुँचे, लेकिन देहाती मुआशरे में इससे भी छोटी छोटी बातें खून खराबे का बायस बन जाती हैं। शहरों में कत्ल नहीं होते, लेकिन ऐसी ही ज़रा सी बातों पर अज़दवाजी ज़िंदगियाँ तबाह होती और ख़ानदानों में नाचाकी का बायस बनती हैं। मैंने तालीम याफ्ता शहरी ख़ानदानों में भी यही हालत देखी है। मैंने हमीद को हवालात में बंद कर दिया अपने ASI नादिर खान से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। फिर तुम भाग क्यों गए थे? मैंने पूछा। कत्ल तुमने नहीं किया था तो वहीं खड़े रहते और कहते कि तुम कातिल नहीं हो। जनाब, आप थाने में बैठकर बात कर रहे हैं और मैं गांव की बात कर रहा हूँ, उसने कहा। अगर वो लोग मुझे पकड़ लेते तो पहले तो मेरी हड्डी पसली एक करते, फिर मुझे सारे गांव में जलील करते, और अगर मैं मर जाता तो इन जमींदारों को पूछने वाला कोई नहीं। आपका छोटे थानेदार नादिर खान मखदूम अली के घर का नमक खाता है। इस खानदान के साथ छोटे थानेदार का गहरा याराना है। और सूफी के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? बदकार आदमी